है यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं आ चुकी हूँ एक नई लेस्बियन स्टोरी लेके। और आज की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। आज की कहानी एक लड़की की है जो कि लेस्बियन है, और ये बात ये अपने परिवार वालों को नहीं बता पाती है कि इसे लड़कियां पसंद है, इसलिए इसे मजबूरी में आके ज़बरदस्ती किसी लड़के के साथ शादी करना पड़ता है। शादी के कुछ सालों के बाद इसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद इस लड़की की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आती है, और उस लड़की से इसको प्यार हो जाता है। जब इसको उस लड़की के साथ प्यार हो जाता है, वो उसके साथ कुछ समय बिताती है, तो इसको रियलाइज होता है कि इसकी जिंदगी असल में यही है। बाकी इसने अभी तक जितनी भी जिंदगी जी वो जिंदगी एक धोखा था। तो हम आगे देखेंगे कि क्या ये लड़की उस लड़की के साथ शादी करेगी या उसको छोड़ देगी, क्या होगा ये तो हम कहानी में आगे ही देखेंगे। तो आप कहानी को एंड तक जरूर देखना, ये कहानी सीरियसली बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है विशाखा। विशाखा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में रहती है, जहाँ पे लोगों की सोच बहुत छोटी है। अभी विशाखा 18 साल की है और ये 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही है। जब ये 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी तभी अचानक से विशाखा के जो पापा है उनकी मृत्यु हो जाती है। पापा की मृत्यु के बाद विशाखा को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके एक पापा ही थे जो घर चला रहे थे। वैसे भी विशाखा के घर में बहुत लोग रहते हैं। विशाखा एक जॉइंट फैमिली में रहती है, जिसमें उसके परिवार में उसकी मम्मी और उसकी एक बहन और विशाखा है, और बाकी चाचा ताऊ भी साथ में ही रहते हैं। विशाखा के पापा की मृत्यु के बाद विशाखा के जो चाचा है वो विशाखा की सारी जमीन को हथियाना चाहते हैं, और वो उस चीज में कामयाब भी हो जाते हैं। बहुत जद्दोजहद करने के बाद उसके चाचा जी उसकी सारी जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। विशाखा की मम्मी बहुत भोली भाली थी, उन्हें लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता था, इसीलिए जब उसके देवर ने यानी कि विशाखा के चाचा ने सारी जमीन अपने नाम कराई तो उसकी मम्मी कुछ नहीं कर पाई, और विशाखा के हाथ में भी कुछ नहीं था, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। विशाखा भले ही कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि वो बहुत पढ़ाई करेगी और पढ़ाई करके वो एक वकील बनेगी, और चाचा ने जो उसकी जमीन ली है वो जमीन वो अपने नाम कराएगी और अपने मम्मी को इंसाफ दिलाएगी। और बस यही सोच के विशाखा पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करती है। और ऐसे समय बीत रहा था। विशाखा के पापा की जो मृत्यु हुई थी अब उस बात को 6 महीने हो चुके थे, और विशाखा आम दिनों की तरह रोज स्कूल जाती, स्कूल से घर आके पढ़ाई करती और फिर स्कूल जाती। एक दिन की बात है, जब विशाखा स्कूल से घर आती है वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारे लोग आए, जिसमें से एक जवान लड़का आया, और उस जवान लड़के की मम्मी पापा भी साथ में आए। और देख के ऐसा लग रहा था कि कोई रिश्ता लेके आया। विशाखा को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो अपने कमरे में जाती है, उसकी मम्मी आती है, उसकी मम्मी की आंखों में आंसू थे। वो अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देख के कहती है कि मम्मी क्या हुआ, क्या आपको चाचा जी ने कुछ कहा या ताऊ जी ने? और बाहर जो इतने सारे लोग आए हैं ये किसके लिए आए हैं? मेरे को तो देख के ऐसा लगता है कोई रिश्ता आया। ये रिश्ता आया किस लिए? तो उसकी मम्मी विशाखा के हाथ पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि बेटा ये रिश्ता तेरे लिए आया है। ये सुन के विशाखा के ऊपर तो एक पहाड़ टूट जाता है, उसके ऊपर मानो कोई बिजली गिर जाती है, उसके पैरों से पूरा जमीन खिसक जाता है। विशाखा घबरा जाती है, वो कहती है मम्मी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं पढ़ लिख के एक अच्छी वकील बनना चाहती हूँ, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है ताकि मैं आपके लिए और अपनी छोटी बहन के लिए कुछ कर सकूँ, और आप कह रहे हो कि रिश्ता आया है, मुझे नहीं करनी है शादी। तो उसकी मम्मी रोते हुए कहती है कि बेटा मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी अभी शादी करे, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अच्छे से अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, लेकिन मैं क्या करूँ? ये रिश्ता मैं नहीं लेके आई हूँ, ये रिश्ता तेरे चाचा जी लेके आए हैं, और उन्होंने सामने एक शर्त रखी है। तो विशाखा कहती है कैसी शर्त? तो उसकी मम्मी कहती है कि उन्होंने ये शर्त रखा है कि विशाखा की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कर दो, अगर उसकी शादी नहीं की तो हमारे घर से निकल जाओ। अब तू ही बता, अगर हमने तेरी शादी नहीं की तो मैं और हम तीनों कहाँ जाएंगे? तेरी छोटी बहन का? तो विशाखा कहती है मम्मी छोटी बहन का कुछ नहीं होगा, और वो लोग चाहते हैं ना कि हम लोग इस घर से निकल जाए, तो कोई बात नहीं निकल जाते हैं, वैसे भी हमारा हर चीज तो उन लोगों ने छीन ही लिया है। और विशाखा की मम्मी विशाखा को लाख समझाती है, लेकिन विशाखा नहीं समझती, और वो उन लड़कों यानी कि जो रिश्ता आया था उनके पास जाके कहती है कि चाचा जी क्या ड्रामा लगा रखा है, आप मेरी शादी कराना चाहते हो, वो भी मेरे से बिना पूछे। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करने वाली, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो उसके चाचा जी कहते हैं तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है, लग रहा है तेरी मम्मी ने तुझे कुछ बताया नहीं। तो विशाखा कहती है मेरी मम्मी ने सब कुछ बता दिया कि आप लोग कितने गिरे हुए हो। विशाखा की बात सुनने के बाद उसके ताऊ जी कहते हैं कि देख विशाखा जो भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, तेरी शादी हम करवा रहे हैं, तेरे लिए ये बहुत बड़ा एहसान है, हमारा एहसान मान। तो विशाखा कहती है कि
कि ताऊ जी, चाचा जी, नहीं चाहिए आपके 2 रुपए का एहसान। आप लोग चाहते हो ना कि हम घर छोड़ के चले जाए, तो फिक्र मत करो, शाम तक हम ये घर छोड़ देंगे। तो उसके चाचा जी कहते हैं शाम तक नहीं, अभी। तो विशाखा कहती है अच्छा ठीक है, अभी हम जाते हैं इस घर से। और ये बोल के विशाखा कमरे में जाती है। उसके कमरे में उसकी माँ ने भी सारी बातें सुन ली थी। तो विशाखा कहती है माँ नहीं, रो मत, इन लोगों के लिए तो बिल्कुल मत रो। और वो अपनी माँ के आंसू पोंछती है और जो भी उसकी जरूरत के सामान होते हैं वो सभी बैग में रख लेती है। उसकी मम्मी कहती है बेटा सामान तो तूने बड़ी जल्दी पैक कर लिया, लेकिन हम कहाँ जाएंगे कहाँ? तो विशाखा कहती है फिक्र मत करो, हम दिल्ली जाएंगे, भले ही हमें फुटपाथ पे रहना पड़े, लेकिन हम इस घर में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। और विशाखा अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है और अपनी छोटी बहन को लेती है और जो भी उसने सामान पैक किया था वो लेके वो उस घर से निकल जाती है। जब विशाखा और उसकी मम्मी घर से निकल रहे थे तो सभी लोग हंस रहे थे। उन लोगों को हंसता देख विशाखा कुछ नहीं कहती और वो कहती है कि कोई बात नहीं, भगवान है ना, भगवान सब देखते हैं। और ये बोल के विशाखा अपनी मम्मी को लेके स्टेशन पे चली जाती है। स्टेशन पे जाने के बाद जब दोनों बैठते हैं तो विशाखा की मम्मी विशाखा को समझाती है। वो कहती है कि बेटा हमारे पास ना ज्यादा पैसे हैं ना ही कोई काम, हम दिल्ली में जाके करेंगे क्या? तो विशाखा कहती है माँ फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद विशाखा की मम्मी को भी विशाखा पे भरोसा होने लगता है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है और अपनी माँ को गले लगा के विशाखा को भी सुकून मिलता है। और वो कहती है माँ फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। फिर तभी वहाँ पे एक ट्रेन आ जाती है और तीनों उस ट्रेन में बैठते हैं। और विशाखा के मन में बहुत सपने थे और कुछ घबराहट भी, क्योंकि वो भी जिस शहर में जा रही थी वो पहली बार जा रही थी। उसे भी कुछ नहीं पता था क्या करना है, लेकिन इतना पता था कि कुछ तो करना है। और कुछ घंटे सफर करने के बाद वो लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद टैक्सी लेने के बाद किराए पे एक कमरा लेते हैं। उस कमरे में जाने के बाद जो सामान थी उस सामान को तय करके विशाखा बिस्तर पे लेट जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ की आंखों में बहुत दर्द, बहुत दुख दिखाई दे रहे थे। खैर आज रात तो विशाखा कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो सो जाती है। सुबह उठने के बाद जिसने उसको कमरा दिलाया था, यानी कि उस घर की मालकिन, वो उससे बात करती है कुछ काम के लिए। तो उसकी मालकिन कहती है कि बेटा मैं तुझे पार्ट टाइम जॉब दिलवा सकती हूँ। ये सुन के विशाखा बहुत खुश होती है। फिर वो सुबह तड़के उठ के अपने घर की मालकिन के साथ ही काम ढूंढने के लिए चली जाती है। और वो 10 बजे तक, 11 बजे तक भूखी प्यासी काम ढूंढते रहती है, काम की तलाश में रहती है। और उसे एक काम मिल जाता है और उसे रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने का काम मिलता है। उसे इसलिए ये काम मिलता है क्योंकि विशाखा के पास ना तो 10वीं की सर्टिफिकेट थी और ना ही उसे कंप्यूटर आता था। उसकी मालकिन कहती है कि विशाखा बेटा तू ये काम कर लेगी ना? तो विशाखा कहती हाँ जी आंटी मैं ये काम कर लूंगी। वैसे भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान उसे छोटा बड़ा बनाता है। और विशाखा को जो काम मिला था बर्तन साफ करने का, वो काम बड़ी ईमानदारी से और सफाई से करती है, जिससे कि उस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था वो विशाखा की कड़ी मेहनत देख के उस पर बहुत तरस आता है। और वो मैनेजर विशाखा के पास आके उसे खाना देता है। वो कहता है कि तुम जब से आई हो एक बार भी मैंने तुम्हें खाना खाते हुए या पानी पीते हुए नहीं देखा, ये लो खा लो। उसकी दरिया दिली देख के विशाखा बहुत खुश होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े शहर में भी कोई इतना दयालु है। उसे 2 बर्गर और कुछ फ्राइज मिले थे खाने के लिए, इसीलिए वो एक बर्गर खाती है और एक अपनी बहन के लिए रख लेती है। और रात के 9 बजे विशाखा की छुट्टी हो जाती है और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक दिन की दिहाड़ी भी मिली थी। और वो पैसे लेके खुशी खुशी घर जाती है। घर में जाने के बाद वो अपनी मम्मी को पैसे देती है। उसकी मम्मी बहुत खुश होती है और वो अपनी बेटी की पहली कमाई देखती है और उसकी मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपनी बहन से मिलती है और जो उसने बर्गर बचाया था वो अपनी बहन को दे देती है और फिर सब मिलके खाना खाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है विशाखा तेरा सपना तो लॉयर बनने का था ना, अगर तू काम करेगी तो पढ़ाई कब करेगी? तो विशाखा साफ साफ कह देती है। वो कहती है कि मम्मी देखो मैं 10वीं की आधी पढ़ाई छोड़ के आई हूँ और यहाँ पे अगर मैं दाखिला लेने के लिए जाऊंगी ना तो वो मुझे 9वीं क्लास में दाखिला देंगे और मैं 9वीं क्लास में दाखिला नहीं लेना चाहती। अभी के लिए मैं अपनी पढ़ाई को साइड में करती हूँ और मैं खुद काम कर लेती हूँ। जब मैं अच्छे से अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी तो पढ़ाई करने के बहुत साधन है, मैं वहां से पढ़ाई कर लूंगी। उसकी मम्मी बस विशाखा की बात सुन रही थी और वो कहती है बेटा देख अब मेरा सहारा तू ही है और तू जो बोलेगी सही ही बोलेगी और हाँ तू जो भी कदम उठाएगी वो सही होगा, इसीलिए जो भी तूने कहा मैं बस तेरी हाँ में हाँ मिलाऊंगी और अब से तू काम नहीं करेगी मैं भी काम करूंगी। तो विशाखा कहती नहीं माँ भले ही मैं 4 पैसे कमा रही हूँ लेकिन आप काम नहीं करोगे। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा ये शहर है और शहर में ना शर्म नहीं करते, कमाना पड़ता है। तो विशाखा कहती है अच्छा ठीक है माँ आप भी कोई काम देख लेना। फिर ये बोल के सभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद विशाखा तैयार होती है और जो रेस्टोरेंट में उसे काम मिला था उस काम के लिए चली जाती है। उसकी मम्मी कहती है मैं भी आज कोई काम ढूंढ के आऊंगी। विशाखा अपनी मम्मी को गले लगाती है और छोटी बहन को भी गले लगाती है और वो कहती है कि जब मेरे पास
पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो तेरा दाखिला स्कूल में करवा दूंगी। और ये बोल के विशाखा अपने काम पे चली जाती है। काम पे जाने के बाद जब वो बर्तन धो रही थी तो वो मैनेजर जिसने उसे बर्गर दिया था, वो मैनेजर आके विशाखा के सामने खड़ा हो जाता है। विशाखा को थोड़ा अटपटा सा लगता है, उसे समझ नहीं आता कि अचानक से मेरे सामने क्यों आया। वो मैनेजर आके विशाखा को देखता है। विशाखा उसे देख के कुछ नहीं कहती है। उसके बाद वो मैनेजर धीरे से विशाखा के और करीब आता है। विशाखा थोड़ी साइड हटती है। उसके बाद वो मैनेजर विशाखा के कंधे पे अपना हाथ रखता है। वो सिर्फ हाथ ही नहीं रखता, वो उसके कंधे को दबाता है। विशाखा तुरंत समझ जाती है कि इस आदमी की जो नीयत है वो नीयत सही नहीं है। वो तुरंत हाथ हटाती है और ऊंची आवाज में कहती है कि क्या दिक्कत है, क्या चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि अरे कम ऑन विशाखा, मुझे पता है कि तुम शहर में नई आई हो और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे, एक रात मेरे साथ गुजारो, पैसों से तुम्हारा घर भर दूंगा। उस आदमी की ये बात सुन के विशाखा उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि देखिए, भले ही 2 पैसे कम कमाऊंगी लेकिन इज्जत से कमाऊंगी, और बात रही तुम्हारे इस पैसों की तो मैं थू करती हूँ तुम्हारे पैसों पे, और ये जो काम तुमने मुझे दिया है ना, ये काम मैं अभी छोड़ के जा रही हूँ। और ये बोल के विशाखा वो काम छोड़ के चली जाती है। वो जब जाती है तो रास्ते में बहुत दुखी होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। ना उसके पास कोई काम था, ना ही कोई पैसा, इसीलिए थक हार के वो फुटपाथ पे बैठ जाती है। जब वो फुटपाथ पे बैठी थी तो वो सामने देखती है, सामने से एक औरत चल के आ रही थी जिसने बहुत सारा सामान ले रखा था। कुछ सामान तो नीचे भी गिर रहे थे और उस सामान को उठाने में उसको तकलीफ हो रही थी। उसकी तकलीफ देख के विशाखा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो दौड़ के उस औरत के पास जाती है और उसके जो सामान नीचे गिरे थे वो तुरंत अपने हाथों में उठा लेती है और वो कहती है कि चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो वो औरत थैंक यू बोलती है। वो बहुत खुश थी। उसके बाद उसे उसकी कार तक छोड़ देती है और कार में वो सामान भी रखवा देती है। फिर वो औरत विशाखा को थैंक यू बोलती है और वो कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो मुझे पता नहीं कितनी तकलीफ हो जाती। तो विशाखा कहती है कोई बात नहीं। उसके बाद वो औरत हाथ आगे बढ़ाती है, वो हेलो करती है, विशाखा भी उसे हेलो करती है और वो औरत विशाखा का नाम पूछती है। फिर विशाखा अपना नाम बताती है और विशाखा वहां से जाने लगती है। वो कहती है कि अरे क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हें पता है मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर ना लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं और मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया। तुम बहुत दुखी हो, बताओ क्या हुआ? तुमने मेरी मदद की है, मुझे भी तो मौका दो तुम्हारी मदद करने की। तो विशाखा कहती है कि एक्चुअली मैं इस शहर में नई आई हूँ और मेरे पास ना ही पैसा है ना ही नौकरी, मैं बस नौकरी की तलाश कर रही हूँ और मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। तो वो डॉक्टर कहती है बस इतनी सी बात, तुम ना मेरे क्लिनिक में आ जाओ। तो विशाखा कहती है कि देखिए मैडम जी, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना ही मेरे अंदर कोई टैलेंट है ना ही स्किल, मैं कैसे किसी क्लिनिक में काम करूँगी। आप मुझे क्या बनाना चाहते हो, असिस्टेंट? मैं वो नहीं बन पाऊंगी। तो डॉक्टर कहती है सोचा तो यही था, लेकिन जैसे तुमने बोला कि तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम मेरे क्लिनिक में सफाई कर देना। एक्चुअली मैं ढूंढ ही रही थी ऐसे इंसान को जो सफाई करे और देखो तुम मुझे मिल गई। तुम फिक्र मत करो, जितना तुम बोलोगी तुम्हें उतने पैसे मिलेंगे। तो विशाखा कहती है मुझे नहीं पता कि मैं कितना बोलूँ, जो आपको सही लगे वो मुझे दे देना। फिर वो डॉक्टर विशाखा को कार्ड दे देती है और वो कहती है कि तुम कल से आ जाना। विशाखा बहुत खुश होती है। फिर विशाखा जो कि अंदर और बाहर दोनों तरह से दुखी थी, वो थोड़ी खुश हो जाती है और वो घर जाती है। जब वो घर जाती है तो उसकी मम्मी कहती है बेटा मुझे तो काम नहीं मिला। तो विशाखा कहती है आप फिक्र मत करो माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है, मुझे एक डॉक्टर के पास नौकरी मिली है और वो डॉक्टर बहुत अच्छी है। तो उसकी मम्मी कहती है क्यों बेटा, तेरी जो नौकरी वहाँ लगी थी वहाँ पे क्या हुआ? विशाखा अपनी मम्मी को कुछ बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ तो ऑलरेडी इतनी परेशान है, वो अपनी बातें सुन के और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए विशाखा अपनी बात नहीं बताती। लेकिन उसकी मम्मी विशाखा के रग रग से वाकिफ थी तो वो पूछ लेती क्या हुआ, अब तू मेरे को नहीं बताएगी क्या? अब जो भी है इस दुनिया में तू ही तो है मेरी, अब तू भी बात छुपाएगी तो कैसे चलेगा? तो विशाखा ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी को सब कुछ बता देती है। विशाखा की बात सुन के उसकी मम्मी कहती है कि देख बेटा, तू अभी जवान है और कुमारी है, इसीलिए जो भी तुझे देखता है गंदी नजरों से ही देखता है। मेरी मान, तू शादी कर ले, और मुझे पता है कि तू मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, तू कुछ करना चाहती है, लेकिन जो तू अभी करना चाहती है शादी के बाद भी तू कर सकती है ना। तो विशाखा कहती है माँ आप समझ क्यों नहीं रहे हो यार, अगर मुझे शादी ही करना होता तो चाचा जी जो रिश्ता लेके आए थे मैं उनसे ही कर लेती ना। तो उसकी मम्मी कहती देख बेटा, मेरी तो आखिरी इच्छा यही है कि तेरी शादी हो जाए मेरे जीते। देख आज किसी ने तेरे कंधे पे हाथ रखा है, मैं नहीं चाहती कि कल कोई तेरे इज्जत पे हाथ डाले। बेटा मुझे तो सोच के ही घबराहट और डर लग रहा है, तू जितनी जल्दी शादी कर लेगी मुझे उतनी जल्दी सुकून मिलेगा। तो विशाखा अपनी मम्मी को सुलाती है। वो कहती है माँ आप ज्यादा फिक्र मत करो, मैं शादी करूंगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अपनी मम्मी को सुलाने के बाद विशाखा भी सो जाती है। सुबह उठने के बाद जो डॉक्टर ने उसे कार्ड दिया था उस एड्रेस पे विशाखा पहुंच जाती है और वो जब उस क्लिनिक में जाती है तो क्लिनिक थोड़ा बड़ा था और वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 डॉक्टर थे। विशाखा ने सोचा था कि
क्लिनिक बस एक छोटा सा कमरा होगा जिसमें कुछ दवाइयाँ होंगी, लेकिन विशाखा के सोच से परे था। विशाखा अंदर जाती है, जब वो अंदर जाती है तो उसे वो डॉक्टर दिखती है और वो डॉक्टर जब विशाखा को देखती है वो बहुत खुश होती है और वो आके विशाखा को गले लगा लेती है और वो कहती है अरे बेटा तुम आ गई, मुझे तो लगा था तुम आओगी। विशाखा स्माइल करती है, स्माइल करने के बाद कहती है कि अच्छा जो मुझे आपने काम बोला था वो काम मुझे बता दो, फिर मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो फिर वो डॉक्टर विशाखा को सारा काम बताती है और जो उसके काम की जरूरत की चीजें थी वो चीजें भी उसे दे देती है और विशाखा ईमानदारी से सारा काम करती है और ऐसे ही काम करते हुए उसे 2-3 महीने बीत जाते हैं और उसके काम को देख के वो जो डॉक्टर थी जिसका नाम था रचना, डॉक्टर रचना बहुत खुश होती है और रचना और विशाखा की बहुत अच्छी जमती थी, दोनों बहुत सारी एक दूसरे से बातें करते थे और रचना विशाखा को अपनी छोटी बहन जैसी मानती और अब वहाँ पे काम करते हुए विशाखा को करीब करीब 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में विशाखा ने बहुत कुछ सीखा रचना से। रचना ने विशाखा को बहुत कुछ समझाया कि दुनिया कैसी और कैसे चलती है और कब जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली कब टेढ़ी करनी चाहिए। और यहाँ पे काम करके विशाखा को अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे, इसीलिए जहाँ पे विशाखा रहती थी वहाँ पे जरूरत की सारी चीजें भी वो ले आई थी। और विशाखा ने अपनी छोटी बहन का दाखिला भी स्कूल में करा दिया था और उसने अपनी छोटी बहन को कहा था कि जैसे मेरी जवानी काम करने में गई है, जैसे मैंने सब कुछ देखा, मैं तुझे नहीं देखने दूंगी, तू वो करियो जो तेरा मन करे। एक दिन की बात है जब विशाखा काम करने के बाद घर आती है, कपड़े बदल के वो जब खाना खाने के लिए बैठती है तो उसकी मम्मी उसके सामने बैठ जाती है और वो कहती है कि देख बेटा, तुझे अच्छे से पता है मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मेरी तबीयत भी आजकल कुछ सही नहीं चल रहा, पता नहीं भगवान मुझे कब बुला ले, कब मैं निपट जाऊं, इसलिए मेरे निपटने से पहले तू शादी कर ले। तुझे पता है ना कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तेरी शादी हो जाए मेरे जीते जी, तो तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर क्यों नहीं रही है। तो विशाखा कहती है माँ आप फिर से शादी की बात लेके आ गई, मैंने बोला तो नहीं करना। तो उसकी माँ कहती देख बेटा, मैं कब से सुनते आ रही हूँ कि तुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मेरी नज़र में कोई है, अगर तू मेरे से प्यार करती है तो उससे शादी तो ज़रूर करेगी। ये सुन के विशाखा अंदर से बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है माँ आपने किसको देख लिया। तो उसकी माँ कहती है कि तुझे तो पता ही है ना बेटा, हमारी मालकिन कितनी अच्छी है, उन्होंने एक लड़का देखा है, वो लड़का ट्रक चलाता है और अच्छा खासा कमाता है, तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगेगी, अगर तू एक बार उस लड़के को देख ले तो शादी कर ले तो मुझे सुकून मिलेगा, मैं अच्छे से रह तो पाऊंगी। और मैं ये जो आजकल बीमार हो रही हूँ ना तेरी वजह से हो रही हूँ, क्योंकि हमेशा अंदर ये बात खलते रहती है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, अगर मैं कल को नहीं रही तो मेरी बेटी की शादी कौन कराएगा, इसलिए बेटा जीते जी शादी कर ले। अपने माँ के काफी मनाने के बाद विशाखा मान जाती है, वो कहती ठीक है माँ, लड़का कौन है। तो फिर उसकी मम्मी लड़के की फोटो दिखाती है। विशाखा को वो लड़का पसंद बिल्कुल नहीं आता, वो लड़का उम्र में भी बड़ा लग रहा था, लेकिन विशाखा मना नहीं कर पाती है और विशाखा कहती है कि माँ आपकी खुशी के लिए तो मैं खुद को भी खत्म कर दूं, इसीलिए जो आपको सही लगे वही ठीक है, कर लो आप शादी की बात, मेरी तरफ से हाँ है। अपनी बेटी की हाँ सुन के विशाखा की मम्मी बहुत खुश होती है, वो तुरंत मालकिन के पास जाके विशाखा ने हाँ बोल दिया ये बताती है। उसकी मालकिन भी बहुत खुश होती है। विशाखा जो कि खाना खा रही थी वो खाना छोड़ देती है और वो सो जाती है। सोते वक्त भी वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसने हाँ अपनी माँ की खुशी के लिए कहा था, ना कि खुद की खुशी के लिए। अगले दिन विशाखा तैयार होकर डॉक्टर के पास जाती है। उसका उदास चेहरा देख के रचना समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो हुआ है। वो कहती है कि क्या हुआ, जिस लड़की को हमेशा मैंने खुश देखा है वो लड़की आज उदास क्यों है। तो विशाखा कहती नहीं मैं उदास नहीं हूँ, बात यह है कि मेरी शादी तय हो गई है और मेरी शादी इसी हफ्ते में हो जाएगी। रचना बहुत खुश होती है, वो कहती अरे ये तो खुशी की बात है, तू दुखी क्यों है। तो विशाखा कहती हाँ मैं भी खुशी हूँ। तो रचना कहती नहीं तू खुश नहीं है ना। तो विशाखा कहती क्या फर्क पड़ता है मैं खुश रहूँ या न रहूँ, मेरी माँ खुश है ना, मेरे लिए वही बहुत है। रचना विशाखा को कहती है कि देख विशाखा, शादी कोई मजाक नहीं है, तू एक ऐसे इंसान के साथ शादी करेगी जिसके साथ तुझे जिंदगी बितानी है, तो थोड़ा सोच समझ के फैसला लियो। तो विशाखा कहती है मैंने फैसला ले लिया है। फिर विशाखा वहाँ पे काम करती है और वो कहती है कि अब जैसा कि मेरी शादी होने वाली है तो अगले दिन से मैं नहीं आऊंगी और जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं आना शुरू कर दूंगी। तो रचना कहती ठीक है जैसा तू बोले। सारा दिन काम करने के बाद विशाखा जब अपने घर जाती है वो देखती है कि घर में वो लड़का है, वो लड़का जिससे उसकी शादी होने वाली है। विशाखा तो उसको एक ही नजर देखती है, उसके बाद उसे वो नजरें उठा के देखती है। फिर वो लड़का विशाखा को देखता है और वो कहता है लड़की तो अच्छी है, फोटो में भी और असल में भी, और रिश्ते के दोनों तरफ से हाँ थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए सब एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। और जब विशाखा अपनी माँ को देखती है तो सबसे ज्यादा खुश उसकी माँ थी। उसकी माँ की खुशी देख के विशाखा को भी खुशी होती है और देखते देखते समय बीतता है और विशाखा की शादी होने जिस दिन होने वाली थी वो तारीख आ जाती है और विशाखा की शादी मंदिर में होने वाली थी। विशाखा अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो तो बस वो कर रही
थी जो उसकी मम्मी कह रही थी। शादी के जोड़ा पहन के तैयार होके वो मंदिर पहुंचती है और वो सामने अपने होने वाले पति को देखती है। अंदर से तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, वो अंदर से पूरी टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। विशाखा की मम्मी हाथ पकड़ के उसे उसके होने वाले पति के पास बिठाती है। पंडित जी आते हैं और शादी की सारी रस्में होती है और विशाखा की मांग में वो इंसान सिंदूर भरता है और विशाखा की शादी उसके साथ हो जाती है। शादी होने के बाद विशाखा अपनी माँ से गले लगने के बाद बहुत रोती है। वो रो इसलिए रही थी क्योंकि उसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हुई है जिससे उसने कभी अच्छे से बात भी नहीं की, जिसको वो जानती भी नहीं। खैर, विदाई होने के बाद विशाखा अपने पति के घर पहुंच जाती है। उसका घर भी वैसे ही था जैसा कि विशाखा का घर था, वो भी किराए के घर पे ही रहता था। रात को उस आदमी ने थोड़ी सी चढ़ा ली थी। वो आदमी जो कि विशाखा का पति था, वो विशाखा के सामने आके विशाखा जब उसकी नजरों में देखती है तो उसकी आंखों में बस उसके लिए कुछ अलग ही दिख रहा था, प्यार तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। अपने पति की आंखों में विशाखा को सेम वही चीज दिख रही थी जो चीज उसने रेस्टोरेंट में उस आदमी के अंदर देखा था। वो आदमी विशाखा के करीब आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। विशाखा दूर भागती, उसे कहती है कि प्लीज मेरे करीब मत आओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत अलग लग रहा है। तो उसका पति हंसता है और वो हंसते हुए कहते हैं, अरे विशाखा, अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो कौन आएगा, तुम पे सिर्फ मेरा हक है। और ये बोल के वो विशाखा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसको बेड पे लेटा के उसके साथ वो सब कुछ करता है जो वो करना चाहता था। विशाखा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो छुड़ा ही नहीं पाती। उसे तो समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। ऐसे तैसे करके रात बीतती है। सुबह उठने के बाद विशाखा बहुत रोती है। उसका पति उसे एक तेज थप्पड़ मारता है और वो कहता है, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, अब से तुझे ऐसी ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। जब उसके पति ने उसे थप्पड़ मारा तभी विशाखा को ये बात समझ आ गई कि उसने एक गलत इंसान के साथ शादी कर लिया और ये इंसान इसकी जिंदगी खराब जरूर करेगा। इसीलिए वो अपने पति को कुछ भी नहीं कहती। उसका पति जो बोलता विशाखा वो करती। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रोज उसका पति काम से आता, विशाखा के साथ जबरदस्ती करता और विशाखा बस रोती और वो सो जाती। अब तो इन सब चीजों को विशाखा की आदत हो गई। एक दिन जब उसका पति आता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती करने के बाद जब वो सो जाता है तो विशाखा कहती है, अच्छा सुनो। तो उसका पति कहता है, हाँ बोल। तो विशाखा कहती है कि मैं घर पे रह के बहुत बोर हो जाती हूँ, मैं जहाँ पे पहले काम करती थी क्या मैं वहाँ पे काम करूँ। तो उसका पति राजी हो जाता है। वो कहते हैं, हाँ हाँ काम कर, कुछ पैसे कमा और मेरी मदद कर, और कब तक इस किराए के घर पे रहेंगे, एक अपना खुद का घर ले लेंगे, तू कल से काम पे चली जाइयो। विशाखा को अपने पति की बस एक यही बात अच्छी लगती है कि उसने उसको काम पे जाने से रोका नहीं। अगले दिन विशाखा बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत महीनों के बाद अपनी दीदी रचना को देखने वाली है। वो जब क्लिनिक जाती है, रचना विशाखा को देख के गले लगा लेती है और वो कहती है कि तुझे देख के बहुत खुशी हुई, और बता तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है। विशाखा स्माइल करती है, वो कुछ नहीं कहती है। रचना सब समझ जाती है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए रचना चाहकर भी विशाखा से ज्यादा बात नहीं करती। वो उसे कुछ समझाना नहीं चाहती क्योंकि उसे पता था कि विशाखा ने जो शादी की है वो उसकी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन शादी के लिए हाँ तो उसी ने किया था। विशाखा अपना काम जो वो पहले करती थी सफाई का, वो काम करती है और ऐसे ही करके 1 साल बीत जाते हैं और विशाखा की एक छोटी सी बेटी होती है जो कि बहुत क्यूट थी। इन 1 सालों में बहुत कुछ बदल गया। विशाखा अपनी माँ को चुपके चुपके पैसे भेजती थी और उसकी बेटी भी हो गई थी। तो बेटी के आने के बाद विशाखा की जिंदगी में थोड़ी खुशियां आई थी। और विशाखा का जो पति था अब वो काम पे भी नहीं जाता था क्योंकि उसके पैरों में दर्द होता था, जिस वजह से वो ट्रक नहीं चला पाता था। इसलिए वो घर पे ही रहता था और काम सिर्फ विशाखा करती थी। इसलिए जब विशाखा क्लिनिक जाती थी तो घर पे उसकी बेटी को उसका पति संभालता था। एक दिन की बात है, जब विशाखा अच्छे से तैयार होके क्लिनिक जाती है तो वो देखती है कि क्लिनिक में जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर बदल गए हैं। वो नए नए कुछ डॉक्टर आए, उनमें से कुछ सीखने वाले डॉक्टर आए हैं और कुछ पहले से ही है। और वो देखती है कि डॉक्टर के आजू बाजू एक लड़की बहुत घूम रही है। वो रचना के पास जाती है। वो कहती है कि वो लड़की कौन है जो तुम्हारे आजू बाजू बहुत घूम रही है, क्या कोई तुम्हारी बहन है या बेटी है। विशाखा की बात सुन के रचना बहुत हंसती है और वो कहती है, अरे ना वो मेरी बहन है ना बेटी है, वो मेरी असिस्टेंट है। मैंने कहा था ना मुझे जरूरत है तो ये इसको मैंने हायर किया। ये बहुत अच्छी लड़की, बहुत मेहनती है, जो भी काम कहती हूँ तुरंत कर देती है। फिर विशाखा कहती, अच्छा उस लड़की का नाम क्या है। तो रचना बताती है कि उस लड़की का नाम निधि है और वो 20-21 साल की है, ज्यादा उम्र नहीं है, वो भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने आई है। रचना कहती है, क्या वो विशाखा इतना क्यों पूछ रही हो उस लड़की के बारे में, क्या वो लड़की तुम्हें पसंद आ गई। तो विशाखा हंसती है और वो कहती है, नहीं नहीं पसंद नहीं आई, बस ऐसे ही पूछा, नई लड़की देखी ना इसीलिए। वो दोनों जिस लड़की की बात कर रहे थे यानी
की निधि अंदर आ जाती है और जब विशाखा उसको देखती है और निधि भी विशाखा को देखती है तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती है। और जब निधि की नज़रें विशाखा से टकराई थी तो विशाखा के अंदर एक अलग सा कुछ महसूस होता है। ये महसूस विशाखा को आज तक कभी नहीं हुआ। पता नहीं क्यों निधि की नज़रों में ऐसा क्या था जिसे देख के विशाखा उसकी तरफ बिल्कुल खींची जा रही थी। निधि ने तो अपनी नज़रें विशाखा से हटा ली लेकिन विशाखा अपनी नज़रें निधि से हटा ही नहीं पाती। तो प्रेरणा उसे कहती है क्या हुआ विशाखा? तो विशाखा कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर रचना कहती है अच्छा ठीक है जाओ अपना काम करो। तो विशाखा वहां से जाती है लेकिन जाते जाते भी वो बार बार मुड़ मुड़ के निधि को देख रही थी और निधि को भी विशाखा का नाम पता चल गया था, इसलिए वो भी विशाखा को देखती है कि बार बार विशाखा मुझे ही देख रही है। निधि को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है लेकिन वो ज्यादा इस बारे में सोचती नहीं है। और उधर विशाखा तो बस निधि के बारे में ही सोच रही थी। वो बार बार निधि को देख रही थी और वो सोच रही थी कि कब वो निधि के पास जाए। लेकिन वो काम करती है, काम करने के बाद जब शाम को छुट्टी होती है तो निधि चली जाती है। जब वो जाती है विशाखा का मन करता है कि वो जाके उससे बात करे लेकिन विशाखा बात नहीं करती। घर जाने के बाद विशाखा का जो आज मन था वो थोड़ा खुश था, उसे हर चीज थोड़ी अच्छी लग रही थी। वरना वो घर आती अपने पति का जब चेहरा देखती थी तो उसका मुंह पहले ही उतर जाता, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। खाना खाने के बाद रात को जब विशाखा सोई थी तो उसके ऊपर उसका पति आ जाता है और वो अपने पति को देखती है, वो उसे दूर करती है लेकिन हर बार की तरह उसका पति उससे दूर ही नहीं होता। फिर जब उसका पति उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो विशाखा अपने पति का चेहरा देखती है। कुछ देर तक उसके चेहरे को देखने के बाद वो अपने पति के चेहरे में निधि को देखने लगती है। उसे लग रहा था कि उसके ऊपर निधि है और अपने पति के चेहरे में निधि को इमेजिन करके विशाखा बहुत खुश होती है। उसके चेहरे पे स्माइल आती है। जब उसका पति अपने पत्नी यानी कि विशाखा के चेहरे पे खुशी देखता है तो वो घबरा जाता है। वो कहता है अरे अचानक से इसको क्या हो गया? जब भी इसके साथ में कुछ करता था तो ये हमेशा गुस्सा करती थी, रोती थी, लेकिन आज हंस क्यों रही है, स्माइल क्यों कर रही है? खैर इस बारे में उसका पति ज्यादा सोचता नहीं है और वो सो जाता है। लेकिन विशाखा आज बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था आज उसके साथ जो भी हुआ वो निधि ने किया। कुछ देर निधि को सोचने के बाद विशाखा होश में आती है और वो कहती है मुझे हो क्या गया? ये कल की आई लड़की ने मेरे पे क्या जादू कर दिया? मुझे हर जगह वही क्यों दिख रही है? विशाखा रात भर बस निधि को ही सोचते रहती है और सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है उसे यकीन नहीं होता कि सुबह हो गई। वो रात भर सोई ही नहीं थी। विशाखा उठती है, तैयार होती है और आज वो पहली बार खुशी खुशी अपने काम पे जा रही थी क्योंकि वो इस वजह से खुश थी क्योंकि उसे आज निधि को देखना था। अपने काम पे पहुंचने के बाद वो देखती है कि निधि तो पहले से वहां पे है और वो कंप्यूटर के पास बैठ के कंप्यूटर चला रही है। जब वो निधि को देखती है तो फिर से अलग से उसे कुछ महसूस होता है। वो अलग से एक आकर्षण महसूस करती है, वो एक खिंचाव महसूस करती है। वो चाहकर भी निधि से अपनी नजरें नहीं हटा पाती है। फिर निधि जब विशाखा को देखती है तो विशाखा को देख के निधि स्माइल करती है। उसकी स्माइल देख के विशाखा खुद को रोक ही नहीं पाती है और वो तुरंत निधि के पास जाती है और उससे हाथ आगे बढ़ाती है। हालांकि विशाखा को निधि का नाम पता था लेकिन फिर भी विशाखा उससे नाम पूछती है तो निधि उसे अपना नाम बताती है और वो विशाखा का भी नाम पूछती है और ऐसे दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और विशाखा उससे और उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो निधि बताती है कि उसके परिवार में उसकी मम्मी है और वो है, उसके पापा नहीं है। तो विशाखा कहती है अरे सेम मेरे भी पापा नहीं है और मैं तो शादीशुदा हूँ। निधि कहती क्या आप शादीशुदा हो? आप लगते नहीं हो। तो निधि कहती क्या करूँ, शादीशुदा हूँ लेकिन बस नाम नाम से, शादी वाली कोई बात ही नहीं है। तो निधि कहती क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो विशाखा कहती है कि शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है और भी विशाखा के साथ जो भी बीती वो सब कुछ बता देती। विशाखा की सारी बात सुनने के बाद निधि कहती है कि सच बताऊं आपने अपनी जिंदगी में जो भी देखा और जो भी आपकी जिंदगी में हुआ है ना वो सभी मेरी जिंदगी में भी हो चुका है। मेरे परिवार भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहती लेकिन क्या करे, वो लोग समझने को तैयार ही नहीं है। तो विशाखा कहती है कि निधि जो गलती मैंने की वो तुम मत करना। मुझे तो अपने बारे में सोचने में, समझने में, मैं क्या हूँ, क्या महसूस करती हूँ, इन सब को सोचने के लिए तो कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन तुम जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। और तुमने मुझे अपना दोस्त बोला है ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ महसूस भी किया है। तो तुम मेरे से ज़रूर पूछना अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो निधि कहती है थैंक यू। फिर विशाखा अपना काम करने चली जाती है। हालांकि उसका मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो निधि के पास से उठ के जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है और वो काम अपना जल्दी जल्दी निपटा लेती है। काम जल्दी निपटाने के बाद वो निधि के पास आती है और उससे बहुत सारी बातें करती है और ऐसे ही दोनों की दोस्ती को 1 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। और विशाखा जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी
दुखी थी वो खुशी खुशी रहने लगी थी। भले ही बाहर से विशाखा निधि को एक दोस्त मानती हो, लेकिन अंदर से विशाखा ने निधि को दिल दे दिया था और वो निधि को अपने दिल की बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। वो इस बात से डर रही थी कि अगर उसने निधि को बता दिया कि वो निधि को पसंद करती है तो कहीं निधि रिश्ता ना तोड़ दे दोस्ती का। और बस इसी डर से विशाखा निधि को अपने दिल का हाल बताती ही नहीं थी। एक दिन की बात है जब विशाखा एक कमरे में थी, वो स्टोर रूम था, उस स्टोर रूम में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि विशाखा को लेनी थी काम के लिए, इसलिए विशाखा उस कमरे में थी। तो उस कमरे में निधि भी आ जाती है। निधि को कमरे में देख के विशाखा कहती है, अरे तुम क्यों यहाँ पे आई, क्या तुम्हारा भी कुछ सामान है? तो निधि कहती, नहीं नहीं, मैं तो आपको ढूंढ रही थी, मुझे पता चला आप यहाँ हो तो मैं आ गई, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। विशाखा को निधि की ये बात बहुत अच्छी लगती है। फिर निधि विशाखा की मदद करने लग जाती है और पहली बार निधि विशाखा के बहुत करीब आ जाती है और वो इतने करीब आ जाती है विशाखा को कि विशाखा को निधि की गर्म सांस भी सुनाई दे रही थी, उसे महसूस हो रही थी। विशाखा तो निधि से प्यार करती ही थी, इसलिए जब निधि विशाखा के इतने करीब आई तो विशाखा को खुद पे काबू नहीं रहता और वो देखते ही देखते निधि के गालों को चूम लेती है, उसके गालों पे किस कर देती है। जब विशाखा ने निधि के गालों पे किस किया तो थोड़ी देर के लिए निधि हैरान हो गई कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन फिर उसे समझ आता है और वो स्माइल करती है। उसका स्माइल देख के तो विशाखा की हिम्मत और बढ़ जाती है और उसे लगता है कि उसने जो निधि को किस किया उसे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो निधि की स्माइल देख के उसके होठों को करीब आती है। जब विशाखा को देखती है निधि की वो उसके होठों के करीब आ रही है तो निधि थोड़ा सहम जाती है, वो बिल्कुल खड़ी हो जाती है। उसके बाद विशाखा धीरे से निधि के होठों के करीब आके अपनी आंखें निधि की आंखों में डाल के उसके होठों को चूम लेती है, उसे किस कर लेती है। जब विशाखा निधि के होठों को चूम लेती है तो निधि थोड़ा दूर हो जाती है। तो विशाखा कहती है, क्या हुआ निधि, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो निधि कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है जो भी हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है। तो विशाखा कहती, अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे बोलो, मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। तो निधि कहती, नहीं नहीं, माफी मत मांगो और इस कमरे से चलते हैं ना, इस कमरे में हम कितनी देर से हैं। तो विशाखा कहती, हाँ चलते हैं। फिर वो संभालने के कमरे से बाहर आ जाते हैं। निधि कुछ भी नहीं कहती है, जो भी उन दोनों ने किस किया उस बारे में निधि बात ही नहीं करती। हालांकि विशाखा बात करना चाहती थी, लेकिन निधि बार बार उस बात को अनदेखा कर रही थी। फिर इससे पहले कि विशाखा कुछ कहती, निधि खुद ही कह देती। वो कहती है कि शाम को जल्दी छुट्टी लेके हम फिल्म देखने चले क्या? तो निधि कहती, हाँ चलते हैं ना, मैं भी वैसे भी कितने सालों से नहीं गई हूँ। तो निधि कहती है, क्या सालों से नहीं गई, क्या आपका पति लेके नहीं जाता? तो विशाखा हंसते हुए कहती है कि अरे वो पति नहीं है, पति तो बस नाम नाम का है, पति वाले आज तक उसने कोई काम नहीं किया। खैर छोड़ो, शाम को जल्दी छुट्टी लेके हम फिल्म देखने जाएंगे। तो निधि कहती, हाँ ठीक है। फिर वो दोनों अपना अपना काम कर लेते हैं और जल्दी काम खत्म करने के बाद शाम के 4 बजे वो दोनों जल्दी छुट्टी ले लेते हैं और दोनों फिल्म देखने के लिए जाते हैं। जब दोनों फिल्म देख रहे होते हैं तो निधि तो फिल्म देख रही होती है, लेकिन विशाखा निधि को देख रही होती है और पूरा टाइम वो बस निधि पे ही अपनी नजरें रखती है। फिल्म देखने के बाद दोनों बाहर ही खाना खाते हैं, वो भी एक ही थाली में। उसके बाद दोनों झूला झूलते, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और जब विशाखा ने निधि के साथ टाइम स्पेंड किया तो उसे ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी कि ये जो पल है ये सिर्फ एक पल नहीं, ये पूरी ज़िंदगी है, क्योंकि ये जो पल है इसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी जिए ही नहीं। उसे ऐसा लग रहा था कि निधि के साथ जो पल बिताए हैं असल में वही एक ज़िंदगी है, बाकी उसने अब तक अपनी ज़िंदगी जो जी है वो ज़िंदगी तो एक धोखा था, एक फरेब था। निधि जब अपने घर जाने लगती है तो विशाखा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि प्लीज़ मत जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मेरे से दूर जा रही हो। तो निधि कहती, अरे हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, कल मिलेंगे ना, अभी चलते हैं, वैसे भी रात होने वाली है। और ये बोल के निधि वहाँ से चली जाती है। विशाखा वहीं पे खड़ी रहती है और वो बस निधि को देखती है। फिर विशाखा भी अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो जिंदगी उसने इतने सालों में नहीं जी वो जिंदगी उसने एक दिन में ही जी ली। और वो रात को सुकून से सो जाती है। सुबह उठने के बाद वो बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है और समय से पहले ही काम पे चली जाती है। वो देखती है कि निधि अभी आई नहीं, क्योंकि विशाखा बहुत जल्दी आ गई थी। काफी देर इंतजार करने के बाद निधि भी आ जाती है। निधि को देख के विशाखा बहुत खुश होती है और वो दौड़ के निधि को गले लगा लेती है। निधि भी उसे गले लगाती है और वो कहती है कि अरे तुम तो मुझे ऐसे गले लगा रही हो जैसे तुम मुझे इतने सालों के बाद देख ही रही हो।
तो विशाखा कहती है मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारे बिना एक पल भी ना एक साल जैसा ही लगता है। तो निधि कहती है अरे बाप रे ऐसी बात है क्या? तो विशाखा कहती हाँ ऐसी ही बात है। फिर निधि कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो विशाखा कहती है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। कल तुम बहुत जल्दी चली गई थी, मैं कह नहीं पाई थी, लेकिन आज कहना है। तो निधि कहती है अच्छा उसी रूम में चली जहाँ पे कल थे? तो विशाखा कहती हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों उसी स्टोर रूम में जाते हैं। स्टोर रूम में जाने के बाद निधि विशाखा के दोनों हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि विशाखा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि जो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ ना तुम भी मेरे से वही कहना चाहती हो। तो विशाखा कहती है क्या निधि बोलो ना। तो निधि कहती है कि विशाखा ये सच है ना कि तुम मेरे से प्यार करती हो? तो विशाखा कहती है हाँ निधि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो निधि कहती है मुझे पता है विशाखा, तुम्हारी आंखों में तुम्हारे हर एक चीज में मेरे लिए प्यार दिखाई देता है, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक बेटी भी है। लेकिन सच बताओ मेरा भी दिल तुमसे लग चुका है, पता नहीं क्यों तुम्हारी अच्छाइयों से मुझे प्यार हो गया है। मुझे तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार हो गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती विशाखा। निधि की मुंह से ये बात सुन के विशाखा उसे गले लगा लेती है और वो इस बार खुशी के आंसू रोती है और वो कहती है यकीन नहीं होता कि जिससे मैंने दिल लगाया उसने भी मेरे से दिल लगाया। और ये बोल के निधि विशाखा को किस कर लेती है और ऐसे करके दोनों की रूह एक दूसरे से जुड़ जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। दोनों एक दूसरे को पाके बहुत खुश होते हैं। दोनों की जिंदगी में बस एक ही चीज की कमी थी और वो कमी थी प्यार की, जो कि इन दोनों को मिल चुका है। दोनों को बस एक दूसरे के लिए ही जीना था। दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत खो चुके थे, दुनिया से तो कोई मतलब ही नहीं था। रोज दोनों का ऐसे ही मिलना जुलना होते रहता था और ऐसे ही मिलन जुलन में वक्त बीतता है और इन दोनों के रिश्ते को 1 महीना हो जाता है। जब दोनों के रिश्ते को 1 महीना हो जाता है तो विशाखा निधि को कहती है कि निधि क्यों ना रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो निधि कहती है हाँ लेकिन कैसे। तो विशाखा कहती है शादी करके, तुम मेरे से शादी कर लो, मेरे से ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। तो निधि शादी की बात सुन के निधि को ये बात चुभती है, वो बिल्कुल खामोश हो जाती है, उसके पास तो शब्द ही नहीं थे कि वो बोले क्या। निधि बहुत समझदार लड़की थी, उसे दुनियादारी का बहुत अच्छे से पता था। तो विशाखा को प्यार से समझाती, वो कहती है कि प्यार हमने किया वो तो ठीक है, लेकिन शादी शादी एक बहुत अलग बात होती है, और अगर तुम मेरे से शादी करोगे तो तुम्हें अपने पति को छोड़ के मेरे पास आना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि एक हंसता खेलता परिवार को मैं बर्बाद कर दूं, मुझे पाप लगेगा। तो विशाखा कहती कौन सा हंसता खेलता परिवार, मैं उस इंसान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं मजबूरी में उसके साथ रह रही हूँ। अगर तुम मेरे से शादी कर लोगी ना तो मैं अपनी बेटी को ले आऊंगी और हम तीनों साथ में रहेंगे, एक अलग जिंदगी की शुरुआत करेंगे, और ये शुरुआत बहुत अलग होगी, बहुत खुशनुमा होगी। विशाखा की बात सुन के निधि कहती है कि मुझे माफ करना विशाखा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुन के विशाखा कहती है कि निधि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, समझने की कोशिश करो। तो निधि कहती है तुम भी समझने की कोशिश करो, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। और ये बोल के निधि चली जाती है और इस दिन के बाद दोनों के रिश्ते में काफी दूरियां आ जाती है। अब निधि अच्छे से विशाखा से बात नहीं करती, विशाखा निधि के करीब जाती तो निधि उससे दूर हो जाती। दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं करते और इस बात को 1 हफ्ते हो चुके थे और निधि को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अंदर से वो भी दुखी थी। उसे पता था कि विशाखा के पे अभी क्या बीत रही है और वो किस दौर से गुजर रही है, और उधर विशाखा का मानसिक संतुलन हिल चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अब खुद को खत्म करना चाहती थी क्योंकि उसे कुछ भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। उसे खुशियों की जो एक उम्मीद दिखाई दी थी वो भी बंद हो गई और कुछ दिनों से विशाखा काम पे भी नहीं जा रही थी। एक दिन की बात है जब विशाखा घर में ही थी, वो पंखे को देखती है और घर में उसका पति नहीं था, बस उसकी बेटी ही थी। वो अपनी बेटी को गोद में लेती है और अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है। वो अपनी बेटी को देख के कहती है कि मैं आखिरी बार तुझे प्यार कर रही हूँ, इसके बाद तुझे शायद माँ का प्यार कभी ना मिले। और ये बोल के वो अपनी बेटी को नीचे रखती है। उसके बाद वो आखिरी बार निधि को कॉल करती है और वो कहती है कि निधि मैं इस दुनिया से जा रही हूँ और तुम बिल्कुल भी खुद को गलत मत समझना, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है, क्योंकि प्यार मैंने किया था तुमने नहीं, तुम बिल्कुल बेकसूर हो। निधि विशाखा की आवाज में बहुत दर्द महसूस करती है। निधि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि क्या हुआ विशाखा, ऐसे क्यों बोल रही हो। तो विशाखा कहती है कि आज के दिन के बाद मैं किसी को नहीं दिखूंगी क्योंकि मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। विशाखा की ये बात सुन के निधि कॉल कट कर देती है और इधर विशाखा कहती है कि बस आखिरी बारी
तो बात करनी थी उसमें भी बात नहीं करनी, कॉल कट कर दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे खोने से कौन डरता है, मैं रहूं ना रहूं किसी को फर्क नहीं पड़ता। और विशाखा बहुत रोती है, फिर वो दुपट्टा लेती है और खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। तभी उसका घर का जो दरवाजा खुला हुआ था वहां से निधि आती है। जब निधि सामने से आती है तो विशाखा बहुत रोती है और निधि आके विशाखा को गले लगा लेती है और वो कहती है कि विशाखा मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि ये जो तुमने कदम उठाई ये कदम मेरी वजह से उठाया और मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख है और मैंने एक और दुख दे दिया, लेकिन अब और नहीं, अब मैं किसी से नहीं डरती, अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे दूर रह के देखा है, मेरे से नहीं रहा जाता, मैं नहीं रह सकती तुमसे दूर। और विशाखा अगर मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ ना तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम भी मेरा पहला प्यार हो। आज तक मैंने किसी से प्यार नहीं किया लेकिन तुम्हें देख के मुझे प्यार हो गया। विशाखा निधि की आंसू पोंछती है और वो कहती है निधि रोना मत प्लीज, तुम्हें पता है जिस इंसान को हम रो रो के मांगते हैं ना उस इंसान को हम रोता हुआ नहीं देख सकते। विशाखा की बात सुन के निधि और रोती है। दोनों एक दूसरे से गले लग के बहुत देर तक एक दूसरे को गले लगा के एक दूसरे को सुकून देते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को किस्सियां भी करते हैं। उसके बाद निधि कहती है कि तुमने कहा था ना कि शादी करनी है, रिश्ता आगे बढ़ाना है, तो चलो हम दोनों आज ही मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। तो विशाखा कहती आज, तो निधि कहती हाँ आज, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। तो विशाखा तैयार हो जाती है, वो अपनी बेटी को अपनी गोदी में लेती है और निधि का हाथ पकड़ती है और वो मंदिर जाती है। मंदिर में जाने के बाद निधि पंडित जी को सब कुछ बताती है कि दोनों को शादी करनी है। पंडित जी को पैसे से मतलब था, वो किसी की भी शादी करवा देते, इसीलिए वो निधि से पैसे लेता है और निधि और विशाखा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं और सिंदूर भी भरते हैं मांग में और ऐसे ही दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे, दोनों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि दोनों ने एक दूसरे को जीत लिया। निधि कहती है कि विशाखा तुमने आज तक जितने भी अपनी जिंदगी में दुख दर्द देखे ना, अब और नहीं, अब हम अपनी जिंदगी में बस खुशियां लाएंगे और हम तीनों एक जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे जिसमें सिर्फ खुशियां होंगी और कुछ भी नहीं। तो विशाखा कहती हाँ निधि तुम सही कह रही हो, हम तीनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। फिर निधि कहती है अच्छा अगर तुम्हारा पति आ गया और वो कुछ बोलेगा तो विशाखा कहती है उसकी फिक्र मत करो, उसको वैसे भी मेरे और बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बेटा चाहिए था लेकिन बेटी हो गई, इसीलिए हम दोनों कहीं भी रहे, जिए या ना जिए उसे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम उसकी फिक्र मत करो, अब बस हम दोनों को एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करनी है। निधि विशाखा को गले लगा लेती है और उसके गालों पे किस्सियां भी करती है। उसके बाद उसकी बेटी को अपनी गोद में ले लेती है और वो कहती है कि बेटा अब से तुम्हारी एक माँ नहीं दो माँ है। विशाखा निधि को गले लगा लेती है और दोनों अपनी बेटी को देखते हैं और इन दोनों की कहानी बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों मुझे पता है कि चैनल पे 4-5 दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई, उसका कारण यही है कि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, मुझे कोल्ड हो गया था, फीवर हो गया था, जिस वजह से मेरा गला पूरा बैठ गया था, अच्छे से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, जिस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली अपलोड करूँ। और हाँ उन सभी लोगों को भी थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी मेरा हाल चाल पूछा, मुझे ब्लेसिंग्स दी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी में।